एक सुबह प्रज्ञा का मेरे पास अचानक फोन आया और उसकी आवाज में एक पैनिक था। उसने मुझसे कहा कि दीप्ति, मुझे डर लग रहा है, शायद मैं अपना मानसिक संतुलन खो रही हूँ। प्रज्ञा एक सुबह अपनी बालकनी में बैठी थी और अचानक उसे सब कुछ अलग दिखने लगा। उसको लोगों के शरीर नहीं बल्कि उनके आसपास की ऊर्जा की लहरें यानी कि वाइब्रेशंस दिखने लगी थी। उसे पेड़ों से, पत्तों से, यहाँ तक कि लोगों के मुंह से निकलने वाले शब्द भी ऊर्जा की लपटें उसमें से ऐसे उड़ती हुई दिखाई दे रही। ये रियल टाइम एस्ट्रल प्रोजेक्शन था, अपनी जड़ों की तलाश में ब्रह्मांड के उस पार जाने की कहानी, जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। और वो जगह समय में पीछे नहीं बल्कि इसी वक्त, इसी पल हमें लाखों प्रकाश वर्ष दूर किसी और ग्रह पे लेकर जाती है। हम गहराई से जानेंगे कि प्रज्ञा की जड़ें इस धरती की मिट्टी में नहीं बल्कि तारों के पार कहीं और बसी है। नमस्ते, सितारा स्पीक्स की मेरी सोल फैमिली। आज हम किसी कहानी के बारे में बात नहीं करने वाले। आज हम एक डायरेक्ट डाउनलोड के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा डेटा जो शायद इस वक्त आपकी फ्रीक्वेंसी को अपग्रेड करने के लिए ही आप तक पहुंचा है। लेकिन इस सफर को शुरू करने से पहले मैं आपको प्रज्ञा के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मुझे खुद नहीं पता कि हमारा आपस में क्या कनेक्शन है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मैंने अपनी लाइफ का सबसे पहला, मतलब कि बिल्कुल सबसे पहला PLR सेशन भी प्रज्ञा और अपनी एक और फ्रेंड के साथ में किया था। और हाँ, एक और बात, आमतौर पर लोग पहचान छुपाने के लिए नाम बदल देते हैं, जैसे कि मैं किया करती हूँ अपनी हर कहानी में। लेकिन जैसे कि मैंने शिवदास जी का नाम नहीं बदला था, वैसे ही प्रज्ञा का नाम भी मैंने नहीं बदला है। ये उनके असली नाम है, क्योंकि इन अनुभवों में कुछ भी छुपाने जैसा नहीं है। मेरे चैनल का जो सबसे पहला वीडियो वायरल हुआ था, उसमें भी प्रज्ञा का भी जिक्र था। ये वीडियो आप ऊपर के आई बटन से या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारी किस्मत है या फिर कोई सोल प्लानिंग जो हमें बार बार साथ लेकर आती है, और ये तो शायद भविष्य ही बता पाएगा। अक्सर हमें अपनी जड़ें ढूंढने के लिए पास्ट में जाना पड़ता है, लेकिन प्रज्ञा अपनी जड़ें ढूंढने के लिए किसी पुराने जन्म की मोहताज नहीं थी। उसे बस वहां जाने की जरूरत थी जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। और वो जगह समय में पीछे नहीं बल्कि इसी वक्त, इसी पल हमें लाखों प्रकाश वर्ष दूर किसी और ग्रह पे लेकर जाती है। ये रियल टाइम एस्ट्रल प्रोजेक्शन था, अपनी जड़ों की तलाश में ब्रह्मांड के उस पार जाने की कहानी। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहती हूँ, क्या आप भी कभी कभी इस भीड़ भाड़ वाली दुनिया में खुद को बिल्कुल अकेला या फिर आउटसाइडर महसूस करते हैं? क्या आपको भी लगता है कि आप यहाँ के नहीं है, या ये समाज के तौर तरीके आपके लिए नहीं बने हैं? अगर हाँ, तो डरिए मत, क्योंकि ये कोई मानसिक रोग नहीं है, बल्कि ये इशारा है कि आप उस कॉस्मिक आइडेंटिटी का, जिसे हम स्टार सीड कहते हैं, उसका हिस्सा है। अक्सर स्टार सीड्स को बचपन से ही ये महसूस होता है कि उनका घर कहीं और है, और प्रज्ञा भी इसी एहसास के साथ में जी रही थी। उसे लगता था कि वो एक ऐसी पहेली है जिसका कोई टुकड़ा गुम है। लेकिन प्रज्ञा की ये कहानी आपको एक नया हौसला देगी। ये आपको बताएगी कि आपका ये अलग होना कोई कमी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और अगर आप अपने आप को नॉर्मल महसूस करते हो तो भी कोई बात नहीं, फिर आप मेरे जैसे हो। प्रज्ञा की कहानी मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड की है, 2 हिस्सों में बताऊंगी। तो पहले भाग में, मतलब कि इस वीडियो में, हम प्रज्ञा की उस सोल आइडेंटिटी को डिकोड करेंगे जो सालों से कुछ परतों के पीछे छुपी थी। हम गहराई से जानेंगे कि प्रज्ञा की जड़ें इस धरती की मिट्टी में नहीं बल्कि तारों के पार कहीं और बसी है, और वो किस हायर फ्रीक्वेंसी मिशन के लिए इस भारी और मुश्किल दुनिया में आने को तैयार हुई। और दूसरे भाग में वो जानकारी जो हमें शंभाला की गहराइयों से मिली है, जिसे पूरी तरीके से साझा करने की इजाजत हमें ऊपर से नहीं मिली है, तो उसकी जो सीक्रेट जानकारी है वो मैं आपके लिए जैसे ही समय आएगा तब खोलूंगी। अब प्रज्ञा और मैं, हमारा रिश्ता थोड़ा सालों पुराना है। हम दोनों मुंबई की उस भाग दौड़ और चकाचौंध में मिले थे, जहां पे मैं अपना सिंगिंग करियर बनाने की जद्दोजहद में थी और प्रज्ञा एक्टिंग की दुनिया में अपनी जगह तलाश कर रही थी। अब सच कहूं तो हम जिस बैकग्राउंड से आए थे वो आज जैसा बिल्कुल नहीं था। तब हमारी लाइफ का मतलब था काम, नए लोगों से मिलना, पार्टीज करना, और एक सोचे कि ग्लैमरस लाइफस्टाइल थी। और उस वक्त हम दोनों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम कभी स्पिरिचुअल आइडियाज शेयर करेंगे। हालांकि प्रज्ञा बचपन से ही बहुत इंट्यूटिव थी, उसे चीजें महसूस होती थी। लेकिन आप जानते हैं, जब एक्टिंग और ग्लैमर की दुनिया में आप होते हैं तो आपके आसपास के लोग और माहौल इस बात को कहीं
पीछे ही धकेल देता है। कहते हैं कि जब आपकी मंजिल बदलनी होती है तो ब्रह्मांड पूरा रास्ता ही बदल देता है। कोविड के दौरान मेरे सिंगिंग करियर में एक बड़ा ठहराव आ गया। मैं वापस अपने होम टाउन अहमदाबाद शिफ्ट हो गई, लेकिन इसी दौरान मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन की फॉर्मल ट्रेनिंग ली और प्रैक्टिस शुरू की। अब प्रज्ञा और मेरी बात होती रहती थी, कभी कभार होती थी, पर उतनी नहीं जितना आज होती है। एक दिन प्रैक्टिस करते हुए मुझे ख्याल आया कि प्रज्ञा का तो मैंने पहले भी एक बार सेशन किया था, तो क्यों ना फिर से उसको ट्राई करने के लिए पूछूं। उस टाइम पे मैं चुन चुन के लोगों को कह रही थी कि भाई रिग्रेशन करवाओ मुझसे, और मुझे लगा कि प्रज्ञा ना नहीं कहेगी, तो मैंने उसको कहा कि चलो क्या तू रेडी है तो मैं तेरा रिग्रेशन करूं, और प्रज्ञा ने हाँ कर दी। और वो सेशन भी बहुत अच्छा रहा, जिसकी कहानी मैंने पहले शेयर की है। एक और वीडियो है जिसमें वो प्रज्ञा की कहानी, हालांकि नाम वहां पे कुछ और लिया था। लेकिन असली धमाका तो अब होने वाला था। एक सुबह प्रज्ञा का मेरे पास अचानक फोन आया और उसकी आवाज में एक पैनिक था। उसने मुझसे कहा कि दीप्ति, मुझे डर लग रहा है, शायद मैं अपना मानसिक संतुलन खो रही हूँ। प्रज्ञा एक सुबह अपनी बालकनी में बैठी थी और अचानक उसे सब कुछ अलग दिखने लगा, और उसको लोगों के शरीर नहीं बल्कि उनके आसपास की ऊर्जा की लहरें यानी कि वाइब्रेशंस दिखने लगी थी। उसे पेड़ों से, पत्तों से, यहाँ तक कि लोगों के मुंह से निकलने वाले शब्द भी ऊर्जा की लपटें उसमें से ऐसे उड़ती हुई दिखाई दे रही थी, वाइब्रेशंस। उसको लगा कि वो पागल हो रही है, क्योंकि उसको जो दिख रहा था वो नॉर्मल नहीं था, और शायद इसी रहस्य की वो जड़ तक जाना चाहती थी। तो उसने मुझसे कहा कि मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे अब भी इसी वक्त अपना PLR करवाना है। तो मैंने उसी दिन उसका सेशन फिक्स कर दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि प्रज्ञा का कॉल आ चुका था। इससे पहले कि हम प्रज्ञा के उस इंटरस्टेलर सफर की गहराइयों में उतरे कि उसने क्या महसूस हो रहा था, वो अपने स्टार सीड ओरिजिन को वो कैसे पहचानने वाली थी, और ये कौन सा रहस्यमय ग्रह था जहां उसने अपनी पिछली जिंदगी देखी। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल सितारा स्पीक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि ब्रह्मांड के अनोखे और अनसुने किस्से आपको भी मिल सके। तो चलिए सीधे चलते हैं उस काउंसलिंग सेशन की तरफ जहां प्रज्ञा ने अपने दिल की बातें कही। प्रज्ञा ने मुझसे कहा कि मैं बचपन से ही ऐसी हूँ, बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हूँ। बचपन से ही मुझे ऐसे सपने आते थे जो बाद में सच हो जाते थे। मुझे आने वाली घटनाओं के प्रिमोनिशंस होते थे, और आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों है। और उसने आगे बताया कि कभी कभी ये आभास जो हैं वो इतने मजबूत हो जाते हैं कि उसे साफ साफ महसूस होता है कि वो इस धरती पे सिर्फ जीने के लिए नहीं आई है, बल्कि उसके यहाँ होने का कोई बहुत बड़ा पर्पस है। हाल ही में उसे यह एहसास बहुत ज्यादा गहरा होने लगा था कि वो किसी खास मिशन पर इस पृथ्वी पर आई है। उसे महसूस होता था कि उसकी जड़ें इस धरती से नहीं बल्कि किसी और डायमेंशन या किसी और गैलेक्सी से जुड़ी है। प्रज्ञा के मन में ऐसे सवाल थे जो उसे चैन से नहीं बैठने दे रहे थे। उसने मुझसे कुछ सवाल पूछे जो मुझे उसके स्पिरिट गाइड से पूछने थे, कि उसका सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वो यहाँ कब से है और क्या करने आई है, और ये अर्थ की जर्नी कब और कैसे शुरू हुई थी। लेकिन सबसे इमोशनल कर देने वाली बात ये थी कि अभी और कितना काम बाकी है, इस सफर का अंत कब होगा, और अपना काम खत्म करके मैं अपने घर कब जाऊंगी। उसके इन सवालों में एक ऐसी छटपटाहट थी जैसे कोई अपनी पहचान को फिर से पाने के लिए तड़प रहा हो। और इन्हीं अनसुलझे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमने सेशन शुरू किया। मैं प्रज्ञा की इनेट एबिलिटी को बहुत अच्छी तरह जानती थी, क्योंकि मैंने उसके साथ पहले भी 2 रिग्रेशन किए थे। मुझे पता था कि वो बहुत ही डीप सब्जेक्ट है और बहुत जल्दी और बहुत गहराई में वो ट्रांस में जाती है, और उसके लिए ब्रह्मांड की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना उतना ही आसान है जितना हमारे लिए कोई किताब पढ़ना। और मुझे ये भी पता था कि इस सेशन में हमें अपने जवाब ढूंढने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि प्रज्ञा का जो जुड़ाव है बहुत सीधा और साफ है। यहाँ पे मैं आपको कुछ और भी मजेदार बात बताती हूँ। आमतौर पर जब लोग रिग्रेशन के एकदम गहरी अवस्था में होते हैं तो बहुत धीरे बोलते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे शब्दों को मुंह से निकालना उनके लिए एक बहुत बोझ जैसा फील होता है, उनको मुश्किल लगता है। लेकिन कुछ ऐसे यूनिक सोल्स होते हैं जो इतने गहरे ट्रांस में होने के बावजूद भी ऐसे बातें करते हैं जैसे हम और आप अभी कर रहे हैं। उनके लिए वो इंटर डायमेंशनल बातचीत एक बिल्कुल नॉर्मल बातचीत होती है, और प्रज्ञा उन्हीं में से एक है। दोस्तों, एक बहुत खास अनाउंसमेंट मैं करना चाहती हूँ। काफी दिन से सोच रही थी
कि सितारा स्पीक्स की जो सर्विस है वो हर लोगों तक पहुंचे। इसलिए मैं लेकर आई हूं मंथली ग्रुप पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जो बिल्कुल फ्री है। हालांकि यूट्यूब मेंबरशिप में मिनिमम चार्जेस की रिक्वायरमेंट होती है, मैं कब से ट्राई कर रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कम्युनिटी बनाई जाए, वहां पे आपको जूम का एक्सेस दिया जाए और मंथली फ्री पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन कंडक्ट किए जाए। इस कम्युनिटी में मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगी, आप बिल्कुल इस कम्युनिटी से जुड़िए। चलिए देखते हैं कि ये किसके लिए है। खास करके उन लोगों के लिए जो पीएलआर एक्सपीरियंस तो करना चाहते हैं, पर उन्हें डर लगता है कि क्या वो पिछले जन्म में जा पाएंगे या नहीं। अगर आपने पहले कोशिश की है और पास्ट लाइफ में नहीं जा पाए हैं, तो ये ग्रुप मेडिटेशन आपके लिए एक परफेक्ट प्रैक्टिस है। इससे आपका माइंड ट्रेन होगा और आप अपने आप को पर्सनल रिग्रेशन सेशन के लिए पूरी तरीके से तैयार कर पाएंगे। और बहुत चांसेस है कि आप ग्रुप पीएलआर सेशन में ही अपने पास्ट लाइफ के ग्लिम्स देखें। एक बात याद रखिए कि ग्रुप पीएलआर का जो रिजल्ट होता है वो पर्सनल सेशन जितना डीप नहीं होता है, लेकिन शुरुआत करने के लिए ये सबसे बेहतरीन रास्ता है। तो देर किस बात की, अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, लिंक पर क्लिक करें और हमारी कम्युनिटी ग्रुप पीएलआर के साथ जुड़े। मिलते हैं सेशन में। अब जैसे ही सेशन की शुरुआत हुई, हमने प्रज्ञा के स्पिरिट गाइड का आवाहन किया और उसी पल प्रज्ञा के सामने एक बहुत ही सौम्य, बुद्धिमानी और प्रेम से भरे बीइंग आए। वो एक वृद्ध पुरुष थे जिनकी सफेद लंबी दाढ़ी थी और उनमें एक दिव्य शांति की झलक फील हो रही थी। तो उनके सामने प्रज्ञा ने अपनी प्रार्थना रखी और वो उसको सीधे उसी ग्रह पे ले गए जहां से वो आई है। जैसे कि पास्ट लाइफ का वो दरवाजा खुला, प्रज्ञा ने खुद को एक बहुत ही विशाल और शांत वाटर बॉडी के पास पाया। उसने कहा कि ये बहुत सुंदर है, यहाँ सब कुछ बहुत लश है, लेकिन एक फर्क है, यहाँ पे सब कुछ अर्ध पारदर्शी है। सोचिए एक ऐसी जगह जहां पे चीजें ठोस कम है और प्रकाश से ज्यादा भरी हुई लगती है। यहाँ पर सब कुछ बहुत रंगीन था और हर चीज की ऊर्जा एक दूसरे से घुली हुई थी। वहां कोई अलगाव नहीं था। प्रज्ञा ने जब ऊपर देखा तो वो दंग रह गई। उसे नीले और पारदर्शी आकाश में विशाल काय ड्रैगन्स उड़ते हुए दिख रहे थे, जो वहां के रक्षक थे। और वो परिस्थिति उस तंत्र का एक स्वाभाविक हिस्सा था। मैंने उसको पूछा कि अब अपने आप को देखो, तुम कैसी हो? तो उसने कहा कि मुझे जैसा शरीर महसूस होता है वैसा नहीं है, कि जैसा धरती पर फील होता है। उसने कहा मैं एक स्त्री हूं, मैंने सफेद रंग का गाउन पहना है, मैं बहुत लंबी और बहुत दुबली हूं और मेरे हाथ भी बहुत लंबे और पतले हैं। तो मैंने उसको अपनी स्किन के बारे में पूछा कि कौन सी स्किन का कलर क्या है। तो उसने बोला कि मिल्की और ग्लोइंग, और वो भी थोड़ी सी पारदर्शी है। प्रज्ञा खुद को उस दुनिया में देखकर हैरान थी। वो बोल उठी कि ये कैसी दुनिया है, यहाँ के पेड़, यहाँ का घास, उड़ने वाली तितलियां, सब कुछ इतना स्पष्ट, इतना चमकदार और इतना सुंदर है कि उसको शब्दों में बताना मुश्किल पड़ रहा है। तो मैंने प्रज्ञा से कहा कि थोड़ा सा और आगे चलने की कोशिश करो, देखो क्या तुम्हारा शरीर भारी है या हल्का। तो प्रज्ञा ने कहा कि बहुत हल्का महसूस कर रही हूं मैं, जैसे कि हवा में तैर रही हूं। और जब मैंने उस पानी में प्रज्ञा को हाथ डालने के लिए कहा तो उसने कहा कि कुछ अजीब सा है ये, हमारे यहाँ पे जो पानी है वैसा नहीं है, बल्कि ग्लिसरीन जैसा थोड़ा सा गाढ़ा और रेशमी फील हो रहा है। वहां शुरुआत में प्रज्ञा अकेली थी, लेकिन हम जानते थे कि एक वॉलंटियर कभी अकेला नहीं होता और एक प्लैनेट पे एक इंसान तो नहीं होगा। तो मैंने उसको निर्देश दिया कि अब अपनी कम्युनिटी की तलाश करो, वहां जाओ जहां तुम्हारे जैसे लोग हों। तो अगला नजारा कोई एकदम साइंस फिक्शन सीन जैसा था। अचानक प्रज्ञा एक ऐसी जगह खड़ी थी जो एक बहुत बड़े हेडक्वार्टर्स जैसा लग रहा था, और वहां उसके आसपास बहुत सारे लोग थे, लंबे, पतले और चमकते हुए। और प्रज्ञा थोड़ी उलझन में थी, उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे इतने सारे लोगों के बीच में। तो मैंने उसको गाइड किया कि इन लोगों में से कोई तो होगा जो तुम्हें जानता होगा, जिससे तुम जुड़ पाओगी। तभी उसकी नजर एक लड़के पर पड़ी। मैंने उसको कहा कि उसके पास जाओ और पूछो कि वो कौन है। वो गई और उस लड़के से पूछा, उसने सवाल पूछा तो लड़के ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। और यहीं पे एक बहुत दिलचस्प वाकया हुआ। मैंने प्रज्ञा से पूछा कि इसको पूछो कि हम इस वक्त कौन से ग्रह पे हैं। तो प्रज्ञा ने सुनने की कोशिश की, लेकिन उस ग्रह का जो नाम था हमारे इंसानी भाषा के शब्दों में थोड़ा सा अलग था, उसको समझ नहीं आ रहा था। प्रज्ञा ने कहा कि कुछ सी ऐसा कुछ तो बोल रहा है, लेकिन मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। अक्सर हम जब उच्च फ्रीक्वेंसी वाले ग्रहों के नाम शब्दों में नहीं बल्कि ध्वनियों में सुनाई देते हैं हमको, और प्रज्ञा उस वक्त शायद उसी फ्रीक्वेंसी को पूरी तरीके से डिकोड नहीं कर पा रही थी। लेकिन यहाँ पे एस या सी की जो सिस्कारी वाली आवाज थी
वो इस चीज को इशारा कर रही थी। जैसे ही मैंने प्रज्ञा को वो सी वाली ध्वनि उसने निकाली, मेरा इंट्यूशन तुरंत सक्रिय हो गया। मुझे लगा कि वो किसी ऐसे नाम बोलने की कोशिश कर रही है जो स से शुरू होता है। तो मैंने प्रज्ञा से कहा कि क्या ये सीरियस है? तो प्रज्ञा ने तुरंत जवाब दिया कि हाँ सीरियस है, सीरियस ही बोल रहा है। दोस्तों यहाँ रुककर मैं अब आपको सीरियस के बारे में थोड़ा सा कुछ बताती हूँ। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन मैं इस चीज में बहुत बुक्स पढ़ती हूँ, वीडियोस देखती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा जानकारी मुझे रहती है और ये जरूरी है सेशन को कंडक्ट करने के लिए। द साइंस एंड मिस्ट्री ऑफ सीरियस बी। ये जो सीरियस बी है उसको एक सफेद बौना कहा जाता है। वो दिखने में हमारी पृथ्वी जितना छोटा है, लेकिन उसका जो वजन है वो हमारे सूर्य जितना है और इतना वो डेंस है। उसके ऊपर एक चम्मच पे रखे हुए किसी पदार्थ का जो वजन है वो शायद एक हाथी के बराबर हो। लेकिन उसकी जो असल जादुई कहानी जो शुरू होती है वो हमारी प्राचीन सभ्यताओं से। अफ्रीकन की डोगोन जो जनजाति है और प्राचीन मिस्र के जो लोग हैं वो इस अद्भुत तारे का एक बहुत सटीक वर्णन करते हैं, और तब से कर रहे हैं जब उनके पास में टेलीस्कोप या ऐसा कुछ भी नहीं था। वो कहते हैं कि जो डोगोन थे वो उस तारा मंडल से आए थे जिन्होंने इंसानों को खगोल विज्ञान और ब्रह्मांडीय चेतना का ज्ञान दिया। आध्यात्मिक जगत में सीरियस से आए हुए इन बीइंग्स को सिक्स्थ डायमेंशन के अत्यंत उन्नत और बुद्धिमान मार्गदर्शक के रूप में माना जाता है। इन्हें अक्सर ऐसी नीली आभा वाली त्वचा वाले रूप में या कभी कभी डॉल्फिन और वेल जैसे जलीय स्वरूप में देखा जाता है। ये सेक्रेड ज्योमेट्री और क्रिस्टल हीलिंग के मास्टर्स हैं, और सबसे बड़ी बात, इन्हें पृथ्वी के लिए आकाशिक रिकॉर्ड्स जो है उनके रक्षक भी माना जाता है, और इनका मकसद जो है वो मानवता को आध्यात्मिक रूप से जगाना है। तो अब आप समझ सकते हैं कि प्रज्ञा उस ग्लिसरिन जैसे पानी और पारदर्शी दुनिया को क्यों देख रही थी। वो अपनी जड़ें उस जगह ढूंढ रही थी जहां से ब्रह्मांड का ज्ञान इस धरती पर आता है। प्रज्ञा एक ऐसी स्टार सीड है जो सीरियस की उस उच्च ऊर्जा को अपने साथ लेकर इस पृथ्वी पर आई है। जब प्रज्ञा वो अपने उस दोस्त के सामने खड़ी थी तो मेरे मन में एक जिज्ञासा जागी। मैंने पूछा कि उससे पूछो कि हम पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को ह्यूमंस कहते हैं, वैसे ही तुम लोगों को क्या कहा जाता है? तो लड़के ने कहा कि हमें सीरियंस कहा जाता है, और तुम चाहो तो हमें सुपर ह्यूमंस कह सकते हो। तो फिर मैंने प्रज्ञा के जरिए अपना दूसरा सवाल रखा। मैंने उससे कहा कि इससे पूछो कि मैं पृथ्वी पर क्या कर रही हूँ, मेरा क्या काम है। तो उस लड़के ने कहा तुम्हें तो मिशन पर जाना था, ये तुम्हारा ही फैसला था, तुम्हें ही जाना था। तो मैंने कहा कि उसको पूछो कि भाई मनुष्य शरीर में जन्म लेने के बाद मैं अपना मिशन भूल गई हूँ। इस धरती की जो सघनता है उन्होंने मेरी यादों पर पर्दा डाल दिया है। मुझे क्लैरिटी चाहिए, मुझे गाइड करो कि मुझे आखिर करना क्या है। लेकिन वो जो फ्रेंड था उसने कहा कि हर किसी का जो मिशन होता है वो अलग अलग होता है। मैं तुम्हारे मिशन का हिस्सा नहीं हूं, इसलिए मैं तुम्हें इसकी जानकारी नहीं दे सकता। उसकी बातों से ये साफ था कि वहां भी डिवीजन और स्पेशलाइजेशन जैसा कुछ होता था। हर कोई किसी और के काम में शायद दखल नहीं देता था। तो तब मैंने एक आखिरी कोशिश की। मैंने प्रज्ञा से कहा कि उससे पूछो कि हमारा कोई लीडर है, ऐसा कोई मार्गदर्शक जो मुझे प्रज्ञा के बारे में बता सके। अगर कोई है तो मुझे ले चलो उनके पास। तो उस लड़के ने कहा कि हाँ है कोई। अब उसके साथ में मैंने प्रज्ञा को आगे बढ़ने के लिए कहा। मैंने कहा कि उस ऊर्जा के पास जाओ जिसे आप लोग लीडर या काउंसलर कहते हो। प्रज्ञा आगे बढ़ी और उसने देखा वो और भी हैरान करने वाला था। यहाँ पे उसे बहुत ही वृद्ध महिला सामने बैठी हुई दिखाई दी, और उसने बहुत ही अजीब से प्राचीन कपड़े पहने थे और अपना सर ढका हुआ था। जब प्रज्ञा ने उसे ध्यान से देखा तो उसने बताया कि ये वही वृद्ध महिला है जो एक बार पहले भी प्रज्ञा की स्पिरिट गाइड बनकर आई थी। अब मैंने प्रज्ञा को निर्देश दिया कि उसके सामने जाओ, घुटनों के बल बैठ जाओ, क्योंकि हम इंसान हैं। हमारा तो ईश्वर को पुकारने का यही तरीका है, भाई नीचे बैठ जाओ, लेट जाओ, पूछो कि मेरा मिशन क्या है, आखिर मेरा पर्पस क्या है। और मैंने उसको बोला कि आज खाली हाथ नहीं जाएंगे, आज हमको जवाब चाहिए। तो प्रज्ञा ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे बताइए कि मनुष्य रूप में जन्म तो ले लिया, लेकिन इस पृथ्वी की माया का पर्दा इतना गहरा है कि मैं अपना असली मकसद ही भूल गई हूँ। मुझे सब धुंधला धुंधला कुछ कुछ याद है, और मैं इंट्यूटिव भी हूँ। सपनों में भी भविष्य दिखता है, मेरा एस्ट्रल प्रोजेक्शन बहुत आसानी से हो जाता है, मैं लोगों के मन पढ़ लेती हूँ, और पृथ्वी पे आने वाली आपदाओं का भी मुझे पहले से ही आभास हो जाता है। ये चीज उसने बहुत पहले कही थी। कुछ उसने प्रिडिक्शन किया था जो अभी मैं नहीं बता सकती हूँ, नहीं तो ऐसा लगेगा कि भाई यहाँ हो चुका है अब क्या। बट एनीवे, तो हमने पूछा कि भाई नक्शा कहाँ है,
चलना कहाँ है, असली पर्पस क्या है। और उसने कहा कि मुझे मेरा पर्पस बताइए ताकि मैं अपने काम को पूरा कर सकूं और वापस अपने घर लौट सकूं। उस वृद्ध मार्गदर्शिका ने कहा कि पृथ्वी पर अंधकार और प्रकाश का संतुलन बिगड़ रहा था। वहां अच्छे लोगों की, ऊंची फ्रीक्वेंसी वाली आत्माओं की सख्त जरूरत थी। संतुलन बिठाना मुश्किल हो रहा था, इसलिए सीरियंस को वहां जाने का आदेश मिला। हम सबको एक जगह इकट्ठा किया गया और पूछा गया कि कौन स्वेच्छा से उस घनी और चुनौतीपूर्ण दुनिया में जाना चाहता है। और तुम उन्हीं लोग में से एक हो जिसने अपना हाथ उठाया था पृथ्वी पर जाने के लिए। तुमने साइन अप किया था। मैंने पूछा कि इनसे पूछो कि मिशन कब खत्म होगा, वापस कब आऊंगी। तो उन्होंने कहा कि ये यात्रा तो बहुत लंबी है और जब तक काम पूरा नहीं होगा वापसी का दरवाजा नहीं खुल सकता। और जो समय है वो हर किसी के लिए अलग अलग होता है। तुम्हें रास्ता इसलिए इतना लंबा और कठिन लग रहा है क्योंकि तुम इंसानी घड़ी से नाप रही हो। याद रखो, जहां तुम अभी खड़ी हो सीरियस पर, वहां समय की गति वैसी नहीं है जैसी पृथ्वी पर है। सोचिए, हमारे लिए यहाँ 70-80 साल की एक लंबी और थका देने वाली जिंदगी सीरियस की चेतना के लिए शायद महज कुछ घंटों का ही एक असाइनमेंट है। हम यहाँ समय की कैद में हैं, जबकि हमारी आत्मा उस आजाद आयाम से आई है जहां कल और आज का कोई वजूद ही नहीं है। मैंने कहा कि इनसे पूछो, मुझे आपका थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए कि इस जर्नी को मैं कैसे कंप्लीट करूं, आगे कैसे बढ़ूं, जो जिस मिशन के लिए मैं आई हूं उसको फुल्ली एग्जीक्यूट कैसे करूं ताकि ये सक्सेसफुल हो जाए और मैं अपने घर वापस आऊं। तब उन्होंने कहा कि ये तो तुम्हें तय करना है, इसकी जिम्मेदारी तुमने खुद अपने कंधों पर उठाई है। उन्होंने कहा कि अपनी कम्युनिटी के लोगों से मिलो। तो मैंने हैरान होकर पूछा कि कम्युनिटी मतलब वो लोग जो प्रज्ञा के आसपास हैं, उसके रिश्तेदार, या वो स्टार सीड्स जो इस मिशन के लिए धरती पर आए हैं। तो उनका जवाब था, हाँ वही स्टार सीड्स। जब तुम अपने जैसे लोगों से जुड़ना शुरू करोगी तब एक नया बड़ा प्लान तैयार होगा और वो प्लान तुम्हें दिशा देगा ताकि तुम्हारा मिशन जल्दी से पूरा हो सके। तुम्हें बस अपने रास्ते पर चलते जाना है और रास्ते खुद ब खुद बनते जाएंगे। यहीं पे मैंने प्रज्ञा, एक्चुअली उसकी जुड़वा बहन भी है प्रकृति, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा हमने डिस्कशन की थी सेशन से पहले। तो मैंने पूछा कि क्या प्रकृति है वो भी इस रेल्म से ताल्लुक रखती है, और अगर नहीं तो प्रज्ञा का और उसका इतना गहरा कार्मिक बंधन कैसे है कि वो जुड़वा बहनें हैं। तो उन्होंने बताया कि जब प्रज्ञा शुरू में इस धरती पर आई थी तब उसकी जो यादें थी, उसकी जो शक्तियां थी, वो आज की तरह धुंधली नहीं थी। वो पूरी तरीके से जागृत थी और उस समय प्रज्ञा अक्सर अपने असली ग्रह सीरियस से संपर्क करने की कोशिश करती थी। एक दिन उसकी बहन प्रकृति ने उसको ये सब करते हुए देख लिया था। वो शायद मेल थी उस टाइम पे, और प्रकृति प्रज्ञा की उस दिव्य चमक और उसकी शक्तियों से इतनी प्रभावित हुई कि उसने प्रज्ञा से विनती शुरू कर दी कि मुझे भी ये सब सीखना है, मुझे भी उसी आकाश का हिस्सा बनना है जहां से तुम आती हो। तब प्रज्ञा का हृदय जो था वो तो प्रेम से भरा था, वो उसको मना नहीं कर पाई और उसने प्रकृति को भी सिखाना शुरू किया, अपने साथ जोड़ना शुरू किया। और बस उसी एक हाँ के साथ में उन दोनों का कार्मिक चक्र शुरू हो गया। वो बंधन जो आज एक बहन की चाहत और दूसरे बहन की करुणा से शुरू हुआ था, आज भी उन्हें इस धरती पर एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। अब हम ये सारी बातें कर रहे थे, प्रज्ञा ने वो जो मार्गदर्शिका थी, जिस तरीके का डिस्क्रिप्शन दिया था, हमें एक सीरीज है द OA करके, उसमें खलीसी का कैरेक्टर है, वो याद आ गया तो हम उनको खलीसी बोलने लगे। मेरे चैनल के स्टोरीज देख के कभी कभी आपको भी उनसे रिलेशन फील होता होगा, कभी कभी आपको लगता होगा कि आपकी मुश्किलें भी उन जैसी है। तो क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आप आपकी पास्ट लाइफ में कौन थे? क्या आपका भविष्य आपके लिए क्या संभावनाएं रखता है? सितारा स्पीक्स पे हम आपके इस जीवन और आपके स्पिरिचुअल जर्नी को गहराई से समझने और जीने की दिशा में हेल्प करते हैं। हमारे साथ आप अनुभव कर सकते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन, एज रिग्रेशन और अपने आने वाले जन्मों को जानने के लिए फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन। हम आपको देते हैं स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन जैसे कि एंसेस्ट्रल ब्लड लाइन हीलिंग, जिससे आप पीढ़ियों से चलती आ रही बाधाओं और पैटर्न से मुक्त हो सकते हैं, आपके पितरों को मुक्त कर सकते हैं। साथ ही हमारी नेगेटिविटी स्कैनिंग और रिमूवल सेवा आपके जीवन और आपकी किस्मत से ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एंटिटीज को दूर करती है। यदि आप स्पिरिचुअल गाइडेंस और अपने सवालों के जवाब की तलाश में हैं, तो हमारी मीडियमशिप, डिवाइन गाइडेंस, आकाशिक रीडिंग्स और टैरो कार्ड रीडिंग्स जो है
उससे आपको मिलता है उच्च स्तरीय गाइडेंस और आत्मा से जुड़ी गहरी समझ। हर सेशन आपके लिए एक अवसर है अपने आप को ढंग से समझने के लिए और अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। ये एक ठोस शुरुआत हो सकती है। तो फिर इंतजार किस बात का, अभी हमसे जुड़े नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आज ही संपर्क करें अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी की शुरुआत करने के लिए। अब हुआ यूं कि हम खलीसी के साथ में कन्वर्सेशन कर रहे थे और अचानक वो लड़का जो था, जो प्रज्ञा को शुरुआत में मिला था, वो वहां पे आ गया। प्रज्ञा जैसे ही उसको उसने दोबारा देखा, पता नहीं क्या मेमोरीज ट्रिगर हुई कि वो फूट फूट के रोने लगी और बोली कि मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे इससे बहुत ज्यादा प्यार है। मैं प्रज्ञा को कई सालों से जानती हूँ, हमने मुंबई में साथ में स्ट्रगल देखा है, एक्टिंग सिंगिंग का जो दौर देखा है, लेकिन अब मैंने अपनी पूरी लाइफ में प्रज्ञा को पहली बार रोते हुए देखा था। और वो जो आंसू थे वो इंसानी दुख के नहीं थे, वो एक ऐसी गहरी सोल की तड़प थी जो शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मैंने उसको शांत करवाया और कहा कि उसके पास जाओ, उसका हाथ अपने हाथों में लो और उससे कहो कि मैं अपना काम खत्म करके बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगी। और प्रज्ञा ने वैसा ही किया, लेकिन उस लड़के ने कहा कि तुम जल्दी वापस आ जाना वरना मैं खुद अर्थ पे आ जाऊंगा। मुझे मजाक करने का मन हुआ, मैंने उसको कहा कि अरे नहीं नहीं, उसको रोकना, बोलना कि गलती से भी मत आना, यहाँ पे फंस जाओगे तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो प्रज्ञा ने कहा कि तुम यहीं रहो, मैं अपना मिशन कंप्लीट करके जल्दी आ जाऊंगी। और वो लड़का वहीं पर खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। लेकिन अगले ही पल प्रज्ञा ने जब ध्यान से उसकी आंखों में देखा तो उसकी एक और पहचान सामने आई और उसने कहा कि ये लड़का जो है वो कोई अजनबी नहीं है, वो इस वक्त इसी धरती पर प्रज्ञा की असली जिंदगी में उसका एक बहुत ही करीबी दोस्त है, जिसे वो सालों से जानती है लेकिन कभी भी जान नहीं पाई थी कि वही उसका सोलमेट है, जो इसे घर ले जाने के लिए आया है या उससे मिलने आया है। और ये कोई कहानी नहीं है, इसका मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस देती हूँ आपको। अब ऐसी बात बताऊंगी जो प्रज्ञा के इस अनुभव पर सच्चाई की मुहर लगा देगा। सेशन खत्म होते ही जब हमारी बातचीत हो गई और सब कुछ हो गया, तब प्रज्ञा ने सबसे पहले उस लड़के को फोन किया अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। ठीक है, अब ऐसा हुआ कि प्रज्ञा ने अपना पूरा कन्वर्सेशन किया, अपनी जर्नी के बारे में उसको लड़के को बताया और पता है जवाब क्या मिला? उस टाइम पे उसका जो फ्रेंड था ये, वो इंडिया में नहीं था बल्कि वो पेरू में था। पेरू नाम की एक कंट्री है और उसी समय वो एक ayahuasca सेरेमनी से बाहर निकला था। और इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण ये था कि प्रज्ञा ने जो जो देखा था वो कोई कल्पना नहीं बल्कि एक अटल हकीकत थी। चलिए सबसे पहले मैं आपको ये ayahuasca सेरेमनी या समारोह के बारे में कुछ बहुत ही दिलचस्प बात बताती हूँ। ayahuasca जो है वो एक बहुत प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा है। ये अमेज़न के जंगलों की औषधीय जड़ी बूटियों से बना एक पवित्र काढ़ा है, जिसे दो जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उन दोनों को उबालकर उनका एक मिश्रण तैयार किया जाता है। और ये महज कोई औषधि नहीं है, ये आपकी चेतना के स्तर को पूरी तरीके से बदल देता है। इस समारोह का जो नेतृत्व है वो एक अनुभवी शामन करता है, जो अपनी पवित्र ध्वनियों से ऊर्जा को संतुलित करते हैं। और लोग इसका उपयोग गहरे भावनात्मक घावों को भरने के लिए, अपनी आत्मा को जगाने के लिए और ब्रह्मांडीय सच का साक्षात्कार करने के लिए करते हैं। कहा जाता है कि इसे लेने के बाद में इंसान की जिंदगी जो है वो हमेशा के लिए बदल जाती है। सेशन खत्म होने के बाद में जब प्रज्ञा ने अपने फ्रेंड से बात की थी कि उसने क्या देखा, तो उसकी फ्रेंड ने उस सेशन के दौरान, ayahuasca सेरेमनी के दौरान एग्जैक्टली वही चीजें देखी थी जो प्रज्ञा अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन में देख रही थी। सेशन खत्म होने के बाद जब मैं प्रज्ञा को वापस इस सचेत दुनिया में लेकर आई तो उसकी आंखों में अभी भी वो कॉस्मिक चमक थी। हमने बैठकर बहुत विस्तार से बातें की कि उस ग्रह पर और क्या क्या उसने देखा था, क्या अनुभव किया था, वहां की व्यवस्था कैसी थी और उससे कैसा फील हुआ। तो प्रज्ञा ने कहा कि वहां पे सब कुछ हमारे जैसा ही था, लेकिन बहुत विशाल, बहुत सुंदर और बहुत ही जादुई। लेकिन एक बात बहुत अजीब थी, उसने कहा कि वहां पे हमें खाने की या पानी पीने की जरूरत नहीं थी। वहां जो भी कुछ है, झरने, फल, वो नजारे, वो सब कुछ सिर्फ सुंदरता के लिए है, जरूरतों के लिए नहीं। वहां जो उम्र होती है लोगों की वो शायद हजारों सालों की होती है। प्रज्ञा जिस जगह पर पहुंची थी वो असल में उसका वर्क स्टेशन था। वहां पर हर आत्मा को उसका एक खास मिशन सौंपा जाता है।
प्रज्ञा को लगा कि वो वहां महज एक छोटी सी लाइट वर्कर थी, कोई बड़े उच्च पद पे नहीं थी। लेकिन रुकिए, ये प्रज्ञा का वहम था और आने वाले मेडिटेशन में उसे जो भी कुछ पता चलने वाला था वो हम दोनों की सोच से आउट ऑफ वर्ल्ड था। प्रज्ञा ने एक बहुत ही गहरी बात बताई। उसने कहा कि वहां एक दूसरे के मिशन के बारे में किसी को पता नहीं होता है। बस आपको मिशन मिलता है और आप निकल जाते हैं। उनके अस्तित्व की तुलना हमारी चींटियों के जैसे की, कि चींटियां जैसे बिना सवाल किए अपने काम में जुटी रहती है, वैसे ही वहां ऐसा अनुशासन है। और प्रज्ञा बोली कि धरती पर हम लोग बहुत आजाद हैं, हमारा मन होता है तो हम काम करते हैं, वरना घर पे बैठकर ऐश करते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वहां फ्री विल नहीं है, वहां सिर्फ समर्पण और सेवा है। और शायद इसीलिए दुनिया भर के चैनलर्स कहते हैं कि पृथ्वी स्पेशल है, क्योंकि यहाँ हम महसूस कर सकते हैं, चुन सकते हैं। हालांकि वहां पृथ्वी की तरह नफरत, लड़ाई या कोई भी नकारात्मक भावना नहीं थी और रिश्तों पे कोई टैग नहीं था। वहां पे लोग सिर्फ सोल लेवल से जुड़े हुए थे। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी, इमोशंस। वहां पे इमोशंस नहीं थे। प्रज्ञा ने बताया कि जब मैं अपने सोलमेट को देखकर फूट फूट के रो रही थी तो वो मुझे सिर्फ देख रहा था, जैसे कि वो समझ नहीं पा रहा हो कि मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन उसके पास उस एहसास को जताने का कोई तरीका नहीं था। वो बोल रहे कि वो मेरे आंसुओं का मतलब समझ नहीं पा रहा था। सोचिए, उस दुनिया में सब कुछ परफेक्ट है, पर शायद इसीलिए ही वहां पे भावनाओं का उभार नहीं है जो हमारे पास है। प्रज्ञा उस वक्त सिर्फ एक कार्यकर्ता बनकर अपनी जड़ें देख रही थी, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी आत्मा की असल शक्ति और खुलासा तो उसके मेडिटेशन में, आने वाले अपकमिंग मेडिटेशंस में और आने वाले अगले PLR में मिलने वाला था। प्रज्ञा ने अगेन वो जो वृद्ध मार्गदर्शिका है उसका जब भूलिया बताया तो तुरंत ही हमें द OA वेब सीरीज है उसकी खलीसी याद आ गई। और अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी है तो मैं आपसे हाथ जोड़कर कहूंगी कि वो सीरीज जरूर देखना। अमेजिंग सीरीज है। मैं 3 बार देख चुकी हूँ, लेकिन उसका असर आज भी मेरे मन पर वैसा ही है। अब जब ये सेशन के बाद में प्रज्ञा ने बताया कि जब वो बैठी हुई थी और उसको रो रो के बोल रही थी कि मैं कब घर वापस आऊंगी और ये सब जब बातें चल रही थी, तो वो जोर जोर से हंस रही थी खलीसी। और उन्होंने कहा कि अरे तुम्हें ही तो शौक था धरती पे जाने का, मैंने तुमसे कहा था कि एक बार सोच लो, ये कोई आसान काम नहीं है, पर तुमने ही कहा कि नहीं मैं कर लूंगी। और उस पल प्रज्ञा को पुरानी यादें भी थोड़ी आने लगी। उसे महसूस हुआ कि वो सिर्फ जो खलीसी थी वो नहीं, बल्कि वहां के और भी कई लोगों ने उसे टोकने की कोशिश की थी। और उन्होंने कहा था कि सोच लो एक बार कि बहुत भारी जिम्मेदारी है। लेकिन प्रज्ञा की आत्मा पर उस टाइम पे मतलब एक्सप्लोर करने का भूत सवार था। उसने ठान लिया था कि नहीं, मैं जा रही हूं चाहे कुछ भी हो जाए। और उस वक्त उस ग्रह के जो लोग थे वो प्रज्ञा को बड़े सम्मान और गौरव के साथ देख रहे थे, जैसे कोई किसी योद्धा को देख रहा होता है जो अपनी मर्जी से एक महायुद्ध लड़ने के लिए जा रहा है। उसी टाइम पे मैंने क्या किया, गूगल किया और सीरियन बीइंग की एक फोटो निकाली और मैंने प्रज्ञा को इमेज भेजी। मैंने बोला इसको देख के बता कि क्या ऐसे ही लगते थे तुम। तो प्रज्ञा ने जैसे ही वो फोटो देखी तो उसने बोला कि हाँ ऐसे ही दिखते थे हम लोग। अब जो खलीसी थी वो उनकी कम्युनिटी की हेड थी और जो शुरुआत में प्रज्ञा के जो स्पिरिट गाइड आए थे, जो वृद्ध पुरुष थे, वो उनसे भी कोई ऊंचे पद पे थे, जैसे कोई ग्रैंडफादर फिगर हो वैसा। और अब सेशन खत्म करते ही प्रज्ञा के पास उसका मिशन था, साफ था, और उसने कहा कि अब मुझे स्टार सीड्स की कम्युनिटी को इकट्ठा करना है, मुझे एक बड़ा प्लान तैयार करना है जो आगे चल के रिवील होगा। तो दोस्तों ये थी प्रज्ञा की कहानी और उसके उस कॉस्मिक असाइनमेंट की शुरुआत। आज हमें ये समझ में आया था कि प्रज्ञा या शायद आप में से भी कई लोग यहाँ महज इत्तेफाक नहीं है। आप लोग योद्धा हैं जिन्होंने खुद इस दुनिया की, इस अर्थ की चुनौतीपूर्ण जिंदगी को स्वीकार किया है। लेकिन आप याद रखिए कि आपने पर्दे का एक कोना ही देखा है। प्रज्ञा को लग रहा था कि वो एक सिर्फ छोटी सी लाइट वर्कर है, लेकिन जब उसने अपनी चेतना को अंदर गहराइयों में उतारा और असली परतों को खोला और जो सच सामने आया वो आप सुनोगे तो आप भी शौक आ जाओगे। और असली में कहूं तो लोग इसे सच मानेंगे या नहीं मानेंगे ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो वो चीज मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगी कि जहां पे और भी इंटरेस्टिंग चीजें हमारे सामने आई थी कि प्रज्ञा का एक शाओलिन मॉन्क वॉरियर का जन्म हमने देखा जिसने कुछ ऐसी चीज बनाई थी और उसे फिर उसे डिस्ट्रॉय करनी पड़ी थी।
प्रज्ञा के मेडिटेशन में उसको जो अनुभव हुए थे, जहां पे वो शरीर नहीं थी, उसका कोई रूप नहीं था, बल्कि सिर्फ एक अवेयरनेस थी, एक जागरूकता थी, जिसे ब्रह्मांड के निर्माण का आदेश मिल रहा था। और क्या आप यकीन करेंगे कि वो आत्मा जो खुद को एक छोटी सी कार्यकर्ता समझ रही थी, वो असल में मदर ऑफ सीरियस भी है। और ऐसे ही थोड़ी गुप्त जानकारी जो हमें संभाला और कुछ कॉस्मिक ट्रूथ जाने मिले, जो हमें बिल्कुल ही मना कर दिया गया शेयर करने के लिए। लेकिन जो अगला भाग है वो भी किसी फिल्म से कम नहीं है। आज की इस कहानी ने आपके अंदर अगर स्टार सीड को जगाया है तो कमेंट में आई एम वॉरियर जरूर लिखिएगा और जुड़े रहिए, ताकि पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा और आप उसको देख पाए। तो फिर अपनी फ्रीक्वेंसी हाई रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। आपके आसपास आपको लगता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो दुनिया में फिट नहीं हो पा रहे हैं, या आप खुद हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप हैं सितारा स्पीक्स पे।